तो हाँ भाई, मेरे फिजियोलॉजी को चाहने वालों, ठीक है यार, ये पुनीत को देख देख के ना बड़ा साइड इफेक्ट हो रखा है। एनीवेज, मेरा नाम है शुभम स्वामी, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम आज बात करेंगे एडीएच हार्मोन की। एडीएच हार्मोन का नाम से पता चल रहा है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अच्छा, नाम से पता नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, इसकी अपन फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस को कैसे रोकता है भाई साहब, ये पानी के जो ये पानी का लॉस होता है ना बॉडी से, उसको कम करवाता है। कम करवाता कैसे है वो बाद में देखा जाएगा, पहले ये देखते हैं कि ये रिलीज कहाँ से होता है। तो सबको पता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और हाँ, माफ़ करना भाई लोगों, मैं ये थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि एक तो यार इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखी नहीं जाती है ना, आप भी समझदार हो। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन ये बनता नहीं है साहब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैंने बोला ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्यूटिसाइड्स। पिट्यूसाइड्स। अब यहाँ पे क्या है कि हाइपोथैलेमस जो ऊपर होता है वहाँ से न्यूरॉन्स आते हैं, और यहाँ पे आके ये एडीएच जो हार्मोन है उसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे स्टोर होता है, और जब ऊपर सिग्नल आता है तब ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एडीएच के साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज करती है। अरे 11th में पढ़ लिया होगा भाई, नाम पता होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन। अब बात क्या है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है और ये जो एडीएच है, ये थोड़े स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनके काम भी थोड़े थोड़े कई कई जगह सिमिलर होते हैं। एनीवेज, ये जो हाइपोथैलेमस है इनमें कहाँ से आया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार। तो हाइपोथैलेमस क्या है, ये सीएनएस का पार्ट है, वहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं, राइट, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो पूछता है तो हम बताएंगे कि एक तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, कौन सा होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और एक होता है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये दो न्यूक्लियाई होते हैं जहाँ पे ये एडीएच बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। अब ये भाई साहब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने 2 नैनोग्राम अगर किसी में इंजेक्ट कर दिया, तो ये किडनी से लगभग लगभग सारा जो सिक्रेशन होता है, यूरिन सिक्रेशन, उसको स्टॉप कर देगा। इतना खतरनाक एंटी डायूरेटिक होता है ये कि 2 नैनोग्राम, समझ रहे हो, नैनोग्राम भाई, ग्राम मिलीग्राम भी नहीं, नैनोग्राम। तो ये बड़ा खतरनाक एंटी डायूरेटिक होता है। अब ये काम कहाँ करता है पहले ये समझते हैं। तो ये काम करता है, अच्छा मैं एक गंदा सा डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्षमा करना अगर गंदा बने तो, हालांकि मैं ट्राई ही गंदा बनाने कर रहा हूँ तो बनेगा ही गंदा, है ना, कोई बात नहीं। ये है हमारा बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, मुझे देख के हंसी आ गई यार। ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, ठीक है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आ जाती है फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में पानी की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो वाटर का लॉस है बॉडी से, अब ऑब्वियसली सोच के देखो ना, कहाँ से होता है वाटर का लॉस, किडनी से ही तो होता है, यूरिन के रूप में। तो ये वाटर का लॉस रोक देता है। अब परमिएबिलिटी बढ़ा दी, तो परमिएबिलिटी बढ़ाई कैसे भाई साहब, क्वेश्चन तो आना चाहिए दिमाग में। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अब मैंने बोल दिया तो अब आना चाहिए। तो अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एक नॉर्मल डीसीटी की सेल है। इसके अंदर क्या है, एक वेसाइकल्स होती है बहुत सारी, और इनके अंदर वाटर परमिएबल पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वाटर परमिएबल पोर्स होते हैं। पोर्स को कैसे दिखाऊं भाई यार, एक मिनट ट्राई करता हूँ। यार ये तो पूरे को लपेट गया, सॉरी। हाँ, ये वाटर परमिएबल पोर्स होते हैं यहाँ पे। ये पोर हो गया, ये भी 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 पोर हो गया। तो इनको बोलते हैं हम एक्वापोरिन्स। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, वीडियो छोड़ के मत भाग जाना यहाँ से। ये होते हैं एक्वापोरिन्स। अब एक्वापोरिन्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये मेनली होते हैं 1, 2 और 3, 1, 2, 3 एक्वापोरिन्स। और अगर इनमें भी मैंने पूछे तो ये होते हैं एक्वापोरिन 2। तो ये क्या है,
एक्वापोरिन कंटेनिंग वेसाइकल। अब एडीएच का रिसेप्टर यहाँ पे लगा होता है, ये रिसेप्टर कौन सा होता है, V2 रिसेप्टर। यहाँ पे एडीएच आएगा, काम करेगा एडीएच, इसको एक्टिवेट, रिसेप्टर पे एक्ट करने से क्या होगा, अंदर जो एडिनाइल साइक्लेज है, एडिनाइल साइक्लेज, ये मैकेनिज्म याद रखनी है भाई। दिक्कत क्या है पता फिजियोलॉजी पढ़ने वालों में, वो ऐसे मैकेनिज्म को छोड़ देते कि यार क्या ही है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद करने काम चल जाएगा। अरे नहीं भाई, याद करनी है, पूछता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो एडिनाइल साइक्लेज को बढ़ाता है। अब एडिनाइल साइक्लेज को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, ऑब्वियसली CAMP बढ़ेगा, राइट। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना यार, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। एडिनाइल साइक्लेज CAMP बनाता है ATP से। अब ये CAMP क्या कराता है, ये जो CAMP है इस वेसाइकल को मेम्ब्रेन की तरफ ले जाता है। तो ये वेसाइकल मेम्ब्रेन के आके लग गई, सेल मेम्ब्रेन के आके लग गई। अब यहाँ पे थे पोर्स, और तो इससे पानी अंदर आ जाएगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट। रिसेप्टर का इसमें नाम याद रखना है, कौन सा रिसेप्टर होता है भाई साहब, ये रिसेप्टर होता है V2, और एक्वापोरिन कौन सा होता है, मेनली 2, और इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, एक्वापोरिन 1, 3 और 2, राइट। अब इसके बाद में बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एडीएच, कि एडीएच का रेगुलेशन कैसे होता है, रिलीज ऑफ की सिक्रेशन कब बढ़ता है, सिक्रेशन कब कम होता है। ये है रेगुलेशन ऑफ एडीएच। गाने गाऊं क्या यार बीच में, बोरिंग हो रहा है क्या लेक्चर, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। तो होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस में कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस में दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑस्मो रिसेप्टर्स। नाम से पता चल रहा है ये क्या रिसेप्ट करते होंगे, ये क्या किस चीज़ को सेंस करते होंगे, आसपास की ऑस्मोलरिटी या ऑस्मोलेलिटी जो भी। अच्छा एक काम करो, मेरे को ना ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलेलिटी का फ़र्क बताओ कमेंट्स में, क्या होता है, देखता हूँ आपको कितना याद है। और अगर आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ो भाई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर हाँ फर्स्ट ईयर वाले हो तो अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो तो बता दो। एनीवेज, ये नॉर्मल रिसेप्टर है हमारा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हुआ क्या है कि पानी की हो गई कमी शरीर में। अब शरीर में पानी की कमी हो गई तो जो बाहर का ECF है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। कोई भी बताएगा कि साहब उसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी कम हो गया, सॉल्यूट्स की जो मात्रा थी वो ज़्यादा हो गई, तो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई। तो जब ECF की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब क्या होगा कि इसके अंदर से पानी निकल के बाहर आएगा इस न्यूरॉन से, ऑब्वियसली ना। अरे कम ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा ऑस्मोलरिटी की तरफ तो पानी आता है, आता है नहीं आता, अगर गलत हो तो कमेंट करो। तो ये क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। देखो श्रिंक कर दिया मैंने इसको, और श्रिंक होने से क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा और बोलेगा कि भाई साहब अब तू एडीएच रिलीज कर, और एडीएच रिलीज करके वाटर का रिटेंशन करवाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा, अगर ये ECF की जो ऑस्मोलरिटी है अगर वो कम हो जाए तो क्या होगा, कम ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा ऑस्मोलरिटी की तरफ पानी जाता है, तो ये पानी इसके अंदर आएगा और ये फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, इसकी जो इस न्यूरॉन का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब पानी ज़्यादा हो जाए। तो ये फिर पानी ज़्यादा होएगा तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, और यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा था, ये भी ऑस्मो रिसेप्टर है। तो ये कब था, जब वाटर कम हो जाए, ये कब था, जब वाटर ज़्यादा हो जाए, राइट। तो मेनली ये जो है ये लोकेटेड कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है मेनली। लेकिन कुछ हमारे कलाकार साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं, अब कलाकार क्यों है वो मेरे को नहीं पता, तो वो कलाकार क्या बोलते हैं कि ये हो सकता है ये सुपरा वेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है उसके पास लोकेटेड हो, या उसमें रिसेप्टर, या हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर एक लोकेशन होती है, एक वेंट्रिकल होता है, कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल। तो एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में भी ये हो सकते हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब गाइटन में दोनों लिख रखा है तो मेरे को बताना जरूरी है, एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, उसका भी एक लोकेशन होता है, उसका एक लोकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं AV3V,
AV3V रीजन ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। देखो भाई किताब में जो था मैंने बता दिया। तो मेनली मानते हैं कि सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लियर है उसके पास होता है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे भी होता है। ग्रेट। अब इसके वाटर को रिटेन करने के अलावा कुछ और इफेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा जरूर। तो अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब आप कहोगे कि भाई बताएगा ही ना, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे तो बताना तेरा काम है। मैंने बोला हाँ यार ठीक है, क्या करें। तो ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं, मैंने बोला ये आर्टरी है। दिखने में नहीं लग रही क्या आर्टरी? कलर चेंज करके बनाओ आर्टरी। ठीक है भाई। देखो कितना टाइम लग रहा है फालतू का। हाँ ये आर्टरी है। इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है। अरे होती है कि नहीं होती? बोल दिया करो ना यार, हाँ होती है। तो ये जो स्मूथ मसल्स होती है इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, जो उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं V1 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? V1 रिसेप्टर। अच्छा वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर था साहब? V2 रिसेप्टर था वहाँ पे। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट पे। और यहाँ पे कौन सा है? V1 रिसेप्टर। तो ये V1 रिसेप्टर को आके कौन स्टिमुलेट करता होगा? ADH। अच्छा ADH रिसेप्टर को V1 V2 क्यों बोला जा रहा है इतनी देर से? A1 A2 क्यों नहीं बोला जा रहा? अभी बता देते हैं। तो ADH जब इसको स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है कि ये कैल्शियम की एंट्री को इंक्रीज करता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्मूथ मसल या कार्डियक मसल या स्केलेटल मसल, चाहे कोई सी मसल हो, अगर उसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा भाई साहब बताओ? वासो कंस्ट्रिक्शन। क्या होगा? वासो कंस्ट्रिक्शन। इसीलिए एडीएच को बोला जाता है वासोप्रेसिन। क्या बोला जाता है साहब? वासोप्रेसिन। इसीलिए वासोप्रेसिन के लिए जो रिसेप्टर है वो V1 V2 है। क्लियर या नहीं? ये इसकी फिजियोलॉजी हो गई। अब थोड़ी बहुत इसकी एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर लेते हैं। अगर एडीएच कम हो जाए, अगर एडीएच कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अच्छे बच्चे बताएंगे कि साहब इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज इंसिपिडस। जहाँ पे एडीएच कम हो जाता है। अब एडीएच कम हो गया तो क्या होगा? एक तो पोलीयूरिया हो जाएगा। पोलीयूरिया मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आपसे एक, कि कब हम पोलीयूरिया बोलते हैं? भाई पानी अगर थोड़ा ज़्यादा पी लिया तो यूरिन तो अब बढ़ेगा ही ना। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई आदमी 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट कर रहा है तो उसको हम पोलीयूरिया बोलते हैं। एक फिर टर्म होती है पोलीडिप्सिया, कि अगर पेशाब ज़्यादा कर रहा है ठीक है, यूरिन ज़्यादा आउटपुट जा रहा है तो क्या करेगा? पानी भी बार बार पिएगा। अब ये मत सोचना कि भाई तू हंस क्यों रहा है। ठीक है यार, क्या करूँ, हंसी आ जाती है भाई, नेचुरल बात है। तो पॉलीडिप्सिया मतलब कि पानी ज़्यादा पी रहा है। अब पानी ज़्यादा कितना पी रहा है भाई? मैं पी जाता हूँ तो कभी 3 लीटर पीता हूँ, कभी 2 लीटर पीता हूँ, कभी 4 लीटर पीता हूँ। तो कब हम पॉलीडिप्सिया बोलेंगे? तो पॉलीडिप्सिया हम बोलते हैं कि किसी को प्यास लगने की वजह से 6 लीटर ज़्यादा पानी पी गया और फिर भी प्यास लग रही है। अब पीने को तुम 7 लीटर पी जाओ अपनी मर्जी से, लेकिन हम उसको पॉलीडिप्सिया नहीं बोलेंगे। पॉलीडिप्सिया वो कंडीशन होती है जब तुम्हें बार बार प्यास लग रही है और तुम 6 लीटर से ज़्यादा पानी पी गए। राइट। लेकिन एक बात समझ नहीं आई साहब, कि पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया तो ये तो डायबिटीज मेलाइटस में भी होता है साहब। होता है कि नहीं होता भाई? वहाँ पे अगर आपने डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ी होगी तो यूरिन ज़्यादा हो जाता है, पानी प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है। तो ये सिम्टम्स देख के हम कैसे पता करें कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है या डायबिटीज़ मेलाइटस है? तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? डीडी जिसको बोलते हैं वो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। की किससे डिफ्रेंशिएट करना है हमको इसे? डायबिटीज़ मेलाइटस से। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, ऑब्वियसली आप तो फर्स्ट ईयर वाले हो तो आपके पास तो कौन ही आएगा, लेकिन हाँ जब अगर आगे चल के आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपके पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस है, कुछ भी हो, और वो आपके बोलता है कि साहब मेरे को ना इतना ज़्यादा में यूरिन आ रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है या डायबिटीज़ इंसिपिडस है? तो मैंने बोला कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें सिर्फ यूरिन नहीं होता, वहाँ पे ग्लूकोज भी होता है। हाँ या ना? तो उसकी जो ऑस्मोलेलिटी होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या, उसकी जो ऑस्मोलेलिटी होती है
डायबिटीज मेलाइटस में वो ग्रेटर देन 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, ग्रेटर देन 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडिस का यूरिन है उसमें तो सिर्फ पानी का लॉस हो रहा है, तो उसमें जो यूरिन होता है उसकी ओस्मोलिटी होती है लेस देन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। क्लियर? ये बातें हो गई डायबिटीज इंसिपिडस की। अब कारण क्या हो सकता है? कारण इसके दो हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल और एक नेफ्रोजेनिक। अब जैसे सेंट्रल से नाम से पता चलता है कि एडीएच का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा, एडीएच सिक्रीशन ही कम हो गया। अब कम किस केस में हो सकता है? मैंने बोला कि किसी के माथे में चोट लग गई साहब, हाइपोथैलेमस में चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हो सकता है जो सुपरा ऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है वो डैमेज हो जाए। तो पहला केस तो ये हो गया हेड इंजरी। और बाकी अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये क्या कराता है? ये मेनिंजाइटिस कराता है। तो आपको याद रखना है कि इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस, एक और था इंसेफेलाइटिस। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि एडीएच का बनना बंद हो जाता है। दूसरा मैंने बोला नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि एडीएच तो बन गए लेकिन काम नहीं कर पा रहा। अब काम क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ, क्यों नहीं कर पा रहा मित्रों? क्योंकि जो सी डी पर V2 रिसेप्टर हैं वो डिफेक्टिव है या बने ही नहीं। वो क्यों नहीं बने साहब? क्योंकि जो V2 जीन है वो डिफेक्टिव है। तो अगर V2 जीन डिफेक्टिव होगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो V2 रिसेप्टर है वो भी बनेगा नहीं। अब V2 रिसेप्टर ही नहीं बना साहब, तो तुम कितना ही एडीएस दे दो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट? तो अब आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, मैं कहूँगा बाहर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड ये क्या करता है? ये किडनी को मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है टुवार्ड्स द एडीएच। लेकिन यहाँ पे तो भाई एडीएच है ही नहीं, तो एडीएच का कोई दूसरा भाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो होता है डेस्मोप्रेसिन। वाह क्या बात है भाई साहब, मैंने तो फार्मा भी पढ़ा दी। तो डेस्मोप्रेसिन होता है वो सेलेक्टिव V2 अगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट माने जो काम करे, V2 पे जाके ये सेलेक्टिवली काम करता है। तो ये हो गया हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। ये तो एडीएच की डेफिशिएंसी है और ये मोस्टली पढ़ाया भी जाता है सब जगह। लेकिन मैंने बोला कि भाई एडीएच अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर एडीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा? ये वाटर का रिटेंशन करवाएगा। वाटर का रिटेंशन करवाएगा तो जो सोडियम, मैंने बोला कि नॉर्मल सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है अक्स मिलीमोल पर लीटर। लेकिन अगर पानी ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये अक्स की जगह क्या हो जाएगी? अक्स बाई 2 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। और कौन सा हाइपोनेट्रीमिया? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि इसने क्या करा? पूरे जो बॉडी फ्लूइड है उसको डाइल्यूट कर दिया। अच्छा, एक तो ये हाइपोनेट्रीमिया हो गया। एक दूसरा हाइपोनेट्रीमिया और होगा, समझना यहाँ पे। एडीएच ने क्या करा? एडीएच ने वाटर को रिटेन करना चालू कर दिया। जब जब वाटर रिटेन करेगा तब तब क्या होगा? एल्डोस्टेरोन की कमी होगी, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन डिक्रीज होगा। और एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या था? मेन काम था सोडियम को अब्जॉर्ब करवाना और पोटेशियम को सिक्रीट करवाना, एक्सक्रीट करवाना। तो जो एल्डोस्टेरोन जो नॉर्मली सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा लेता था कलेक्टिंग डक्ट्स में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, वो नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। अच्छा, इसका भी ट्रीटमेंट बता दूं क्या?
चलो ठीक है, बता ही देते हैं यार, इतना का बता दिया तो इसका भी बता ही देते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एक ड्रग आती है जिसको हम बोलते हैं टोलवेप्टान। नाम कुछ अजीब सा है, ऑब्वियसली ड्रग्स के नाम तो होते ही अजीब से हैं। टोलवेप्टान, ये क्या है? ये सेलेक्टिवली V2 अगोनिस्ट है। सॉरी V2 अगोनिस्ट नहीं है, सेलेक्टिवली V2 एंटागोनिस्ट है। सेलेक्टिव V2 अगोनिस्ट कौन है? अभी बताया था ना, डेस्मोप्रेसिन। तो ये सेलेक्टिव V2 एंटागोनिस्ट है। तो V2 को इनहिबिट करने से क्या होगा? जो कलेक्टिंग डक्ट है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी और वाटर का थोड़ा लॉस हो जाएगा। और ये जो SIADH का जो रायता फैलाया है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये थी ADH के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। इसमें मैंने सारे एस्पेक्ट कवर करे हैं। आपको अगर चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए लिखना हो, चाहे नीट के लिए कुछ लिखना हो, वो सब मैंने कवर करा है। अगर भाई जेन्युइनली अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोनों ही केस में इस चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई बात हो मन में, कोई सजेशन हो, तो इतना बड़ा कमेंट सेक्शन खोल रखा है, जाके भर दो, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद, थैंक यू।